हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल है, Indus Treaty Notice to Pak। Now this is going to be a very important article for you। बहुत ही ज़्यादा important article है। Prelims के perspective से Indus Treaty में क्या dispute resolution mechanisms हैं, किस तरह के articles, क्या हम इस treaty को ही repeal कर सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी है और समझनी है। लेकिन अगर हम मेंस के perspective से बात करें तो मेंस के perspective में एक बहुत ही full fledged questions कि क्या basically इंडिया और बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं या क्या रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट मैकेनिज्म्स हैं इस तरह के। तो उसमें आप इंडस ट्रीटी के बारे में लिखेंगे विद पाकिस्तान, आप बांग्लादेश के साथ लिखेंगे कि रिवर तीस्ता से रिलेटेड अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हम रीच कर पाए हैं। आप चाइना के साथ लिखेंगे कि चाइना क्यों इंडिया इज वेरी एप्रीहेंसिव, जो चाइना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बिल्ड कर रहा है, बिकॉज चाइना हमारे केस में अपर राइपेरियन स्टेट है, तो कभी भी पानी होल्ड कर सकता है डैम्स में और वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। आप नेपाल के बारे में लिखेंगे, काला पानी डिस्प्यूट लिखेंगे। ये बहुत सारे जितने भी हमारे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो वो आप लिखेंगे। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, ऑल्दो सबसे ज्यादा जो पूरे साउथ एशिया में हॉस्टाइल रिलेशंस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं, लेकिन अगर हम रिवर वाटर डिस्प्यूट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पीसफुल, एटलीस्ट जहां पे मोर और लेस आज देखिए हम जो देख रहे हैं वो आपको पढ़ के लगेगा कि नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान के रिवर वाटर जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही बुरे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोर और लेस 1960 की ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी रही है आज तक। कोई इससे बहुत कुछ डिस्प्यूट अराइज भी नहीं हुआ है तो एमिकेबल टर्म्स में उसे हमने रिजॉल्व भी किया है। तो बाकी कंट्रीज के साथ तो हमारे डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं, चाहे वो हम बांग्लादेश के साथ बात करें, वो पॉलिटिकल इशू बन चुका है। पर मोर और लेस इंडिया और पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी जो है इट इज बिन अ सक्सेसफुल ट्रीटी। ऑलराइट, तो ये चीज कुछ चीजें आप मेंस में लिखेंगे। पर अगर हम बात करें तो इससे पहले कि हम ये सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड और क्या इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान की साइड को, हम क्या चाहते हैं, इससे पहले कि हम ये सारी चीजें डिस्कस करें, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ नहीं लिखी। और आई डू नॉट नो कि आपके विजन आईएएस की मैगजीन्स में जब ये कवर होगा तो उसमें वो लिखी होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपाइलेशन ये सारी बातें कवर नहीं करती, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, तो आप ये जानते ही हैं कि इंडस रिवर बेसिन की 6 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये आप जानते हैं। तो और देखिए, जब हम दोनों बेसिकली कंट्रीज में पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद ऑफ कोर्स रिवर्स तो कोई बाउंड्रीज नहीं जानती, रिवर्स को तो नहीं पता कि अब आधी मैं पाकिस्तान के पास चली गई हूँ, आधी मैं इंडिया के पास चली गई हूँ। तो ऑफ कोर्स रिवर डिस्प्यूट्स होना लाजमी है। जब देखिए भारत की जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई, 1956 का जो एक्ट आया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज के बेसिस पे हमने स्टेट्स बना दी, तो रिवर्स तो इंडिया में भी फ्लो कर रही है ना। तो जब इंट्रा स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान में तो कोई डिस्प्यूट होना बिल्कुल ही लाजमी था। तो वैसे ही इंडस रिवर्स जो हैं वो हम शेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान। राइट, तो फिर जब हमारे बीच में पार्टीशन हुआ तो ऑफ कोर्स इंडस वाटर से रिलेटेड, इंडस रिवर बेसिन से रिलेटेड 1948 में, मई 1948 में हमने एक अकॉर्ड साइन किया था। इंडस वाटर ट्रीटी से पहले बेसिकली क्या क्या हुआ, क्या प्रिकर्सर्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, वो आपको पता होनी चाहिए। तो 1948 में हमने एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड अडॉप्ट किया। उस अकॉर्ड के माध्यम से बेसिकली क्या होने वाला था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के केस में अपर राइपेरियन स्टेट है, तो बेसिकली इंडिया ने बोला कि जी हाँ बिल्कुल हम पाकिस्तान को वाटर सप्लाई करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हमें एनुअल बेसिस पे एक पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये अग्रीमेंट ऑफ कोर्स डिसइंटीग्रेट हो गई थोड़े ही समय में, क्योंकि दोनों कंट्रीज कॉमन इंटरप्रिटेशन नहीं थी दोनों कंट्रीज की इस पर्टिकुलर अकॉर्ड के ऊपर। तो ये जो इंटर डोमिनियन अकॉर्ड था ये कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा।
ऑलराइट, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1951 में हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट अराइज हुआ कि बेसिकली जो हमारे इंडिया के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे फंड होंगे, क्या होंगे। तो इससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। तो हम दोनों ही कंट्रीज ने 1951 में ही क्या किया, वर्ल्ड बैंक को बेसिकली अप्लाई किया कि हमें प्लीज आप फंड कर दीजिए हमारे रिस्पेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए मतलब आपका तो ये छोटा सा डिस्प्यूट थोड़े ना है, डिस्प्यूट तो बहुत बड़ा है, तो आप क्या करिए, आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको बेसिकली आप दोनों के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन का रोल प्ले करूं। ओके, लेट मी मीडिएट दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो फाइनली इतनी फैक्ट फाइंडिंग, नेगोशिएशन, प्रपोजल्स, वर्ल्ड बैंक, इतने समय बाद 9 साल बाद 1960 में जाके इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। ऑलराइट, देखिए कभी कभी प्रीलिम्स में क्या होता है, आप पेपर्स उठा के देख सकते हैं। ऑल्दो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वो आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पर आप रीसेंट प्रीलिम्स के पेपर्स उठा के देखिए, स्पेशली 2018 ऑनवर्ड्स, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस आए हैं। बेसिकली ये कौन सी रिजीम के अंडर हुआ था, प्राइम मिनिस्टर्स तक के उसमें स्टेटमेंट्स में नाम है, आप जाके देख सकते हैं। एयर इंडिया के बारे में क्वेश्चंस है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आपको पता ही होना चाहिए। देखिए इतना तो आप कॉमन सेंस लगा लेंगे कि 1960 में अगर ये ट्रीटी साइन हुई है तो ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इंडिया की साइड पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अयूब खान जी, ओके, अयूब खान जी ने बेसिकली नेहरू जी के साथ ये ट्रीटी साइन की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। और देखिए अगर है क्या इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली डिस्प्यूट बताया गया है और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स के बारे में बताया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, पहली बात तो अगर बाय चांस एक स्टेटमेंट ऐसी है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उस वो केवल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही शेयर होता है, ऐसा नहीं है। इसका जो थोड़ा सा शेयर है वो चाइना और अफगानिस्तान में भी फ्लो होता है, बहुत ही छोटा शेयर, बट ऑफ कोर्स चाइना और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं इंडस वाटर वहां पे फ्लो होता है। ऑल्दो इंडस वाटर ट्रीटी में ये दोनों कंट्रीज का कोई ताल्लुकात नहीं है, पर आपको क्या पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। इंडस वाटर इंडस सिस्टम में बेसिकली एक ईस्टर्न रिवर्स हैं और एक वेस्टर्न रिवर्स हैं। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है, रावी, ब्यास, सतलज, और वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, इंडस, झेलम, चिनाब, IJCRBS। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया को एक्सक्लूसिव यूज के लिए अलाउ किया गया है। इन रिवर्स पे बेसिकली हम जो करें वो हमारा एक्सक्लूसिव यूज है। लेकिन ये है वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब जो है ये एलोकेट किया गया है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इंडिया को भी थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ चीजें अलाउ की गई हैं कि आप डोमेस्टिक, नॉन कंजम्पटिव और एग्रीकल्चरल यूज के लिए बेसिकली इसे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स पे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, ये चीज आप बहुत बार पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पर, आपको अगर नहीं समझ आता तो रन ऑफ द रिवर इन द सेंस कि आप बेसिकली जो एक रिवर के फ्लो से जो काइनेटिक एनर्जी है उससे अगर आप कुछ अपना कुछ यूजफुल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए। आप वाटर को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक डैम आप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वाटर स्टोर अगर कर लेंगे तो आपकी जो लोअर राइपेरियन स्टेट है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को आप कभी भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं उनको हरास करने के लिए कि आप अब मरो प्यास से, हम आपको पानी नहीं भेजेंगे, या जो भी इरिगेशन या जिस भी पर्पस के लिए आप पानी रोक सकते हो, कभी भी उनके खिलाफ एक टूल यूज कर सकते हो। तो ये हमें अलाउ नहीं है, हम केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स पे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये एक बेसिक प्रमाइस था इंडस वाटर ट्रीटी का। तो अब देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिखा है। उसके बाद मुझे आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स में कुछ कुछ चीजें समझानी है और बताना है कि आप केवल इंडस वाटर ट्रीटी ही पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में जो मुझे लगता है एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने इशू किया है एक नोटिस इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को, कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें ये जो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ट्रीटी है
उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हमने नोटिस इशू किया है और इंडिया ने बोला है कि देखिए आप क्या करते हैं, पाकिस्तान अड़े हुए हैं, आप मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ही लेते हैं, हम कोई भी सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं आप उसको अपनाते ही नहीं है। तो अगर आप इसी चीज पे अड़े रहेंगे तो देखिए हमें मॉडिफिकेशन चाहिए। देखिए आपको ये बात पता है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी में इंडियंस बहुत कहते हैं कि इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमने साइन ही क्यों की 1960 की ट्रीटी। ठीक है, पीसफुल है, सब कुछ बढ़िया है, पर हम तो एक बड़ी स्टेट है, हमारे पास ज्यादा वाटर होना चाहिए। 20% जो पानी का अलाउंस मिली है वो भारत को मिली है, 80% पाकिस्तान को मिली है, तो ये तो गलत है, अनफेयर है। इस तरह से इंडिया से बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि यू शुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट। ओके, स्पेशली उरी अटैक के टाइम पे अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने ये कहा है कि हम देखिए कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं ट्रीटी के अंदर। और बार बार जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, हम कोई भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी ही साइड पे, इंडियन ही साइड पे, वो उस पे भी रिपीटेडली ऑब्जेक्शंस उठाते रहते हैं पाकिस्तान। तो दिस इज नॉट समथिंग वी कैन टेक, वी वांट अ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। तो देखिए ये नोटिस हमने जनवरी 25 को भेजा है, हमारे जो कमिश्नर हैं इंडियन साइड के उन्होंने बेसिकली भेजा है। और बेसिकली पाकिस्तान को 90 दिन का समय दिया गया है। इतना ही दिन का, ये 90 डेज वाली चीज आपको याद रखनी है, इतना ही समय होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जब टाइम होता है। तो 90 दिन का समय दिया गया है कि आप कंसिडर कीजिए कि अगर आप इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस करना चाहते हैं ताकि हम बेसिकली रेक्टिफाई कर सके, जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सके। तो बेसिकली हमारे इस नोटिस ने देखिए अगर ट्रीटी में हम ये नोटिस भेज रहे हैं कि हमें मॉडिफिकेशन चाहिए, तो ट्रीटी को भी तो अलाउ करना चाहिए कि आप मुझे कभी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है वो कहता है कि कोई भी प्रोविजन इस ट्रीटी का टाइम टू टाइम पे मॉडिफाई किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको एक और ट्रीटी रेटिफाई करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप दोनों गवर्नमेंट्स को एक और ट्रीटी लेके आनी पड़ेगी अगर आप ये वाली ट्रीटी को रेटिफाई मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल 12 क्लॉज 3 कहता है इंडस वाटर ट्रीटी का। ओके, तो इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो मैं भी आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। तो देखिए जो नोटिस है ये अब क्यों भेजा गया है ये क्लियर नहीं है, इंडिया ने कोई भी अपनी स्पेसिफिक उसमें डिमांड नहीं रखी है, हमने बस मॉडिफिकेशन की बात की है, हमें खुद भी नहीं पता। ऑल्दो मॉडिफिकेशन की बात 2016 से हमारे आम लोगों ने काफी प्रेशर डाला है सरकार के ऊपर कि इंडस वाटर ट्रीटी डिस्क्रिमिनेट करती है इंडिया के अगेंस्ट, तो हमें इसको मॉडिफाई करना चाहिए। पर अब 2016 को भी गए बहुत साल हो गए, पर आज अचानक से ये चीज क्यों हमने उठाई है वो हमें नहीं पता। पर जहां तक हमें लग रहा है कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया बिल्ड कर रही है। एक है किशन गंगा रिवर पे, किशन गंगा इज एक्चुअली a tributary of Jhelum. This you must remember, very important. Okay, और एक है हम चिनाब पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऑलराइट, तो इन दोनों पे बेसिकली पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्ट करता रहता है। तो इसीलिए हमने बहुत बार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को भी इन्वोक किया जो वो हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पे उठाते हैं, पर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। तो हमने कहा देखिए कोई रेजोल्यूशन तो आता नहीं है, आप आने देते नहीं है, तो ट्रीटी को भी मॉडिफाई कीजिए, हमारे अगेंस्ट बायस्ड है ये, तो अब हमें भी लगने लग पड़ा है। तो देखिए आप जानते हैं अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने अप्रोच किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको फिर इसके बाद बताऊंगी कि जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के क्या 3 टियर मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, वो चीज यहाँ नहीं लिखी पर आप सुनिए अभी। तो पाकिस्तान ने बेसिकली 2016 में अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि देखिए ये तो हमें पता है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी ये ट्रीटी, तो हमने बोला कि आप प्लीज क्या करिए, आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाइए। ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप जानते हैं कि आर्बिट्रेटर होता है उसमें, फिर इस तरह से आप ये सब कुछ जानते हैं, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। तो हमने पाकिस्तान बेसिकली वर्ल्ड बैंक के पास गया, उन्होंने बोला आप एक कोर्ट बनाइए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाइए, और हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं हमने उसे रिजॉल्व करना है। अब इंडिया ने बेसिकली सेपरेट एप्लीकेशन डाली, हमने बोला कि वर्ल्ड बैंक को कि आप अपॉइंट कीजिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को। ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है। पाकिस्तान ने बोला है कि आप क्या करिए, आप एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाइए, हमने कहा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाइए, एक डिस्प्यूट है हम दोनों के बीच में। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। तो अगर आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक दूसरे के जो आपने एक परमानेंट कमीशन बिठाई हुई है उसमें कुछ कमिश्नर्स इंडिया ने अपने भेजे हैं, कुछ कमिश्नर्स अपने पाकिस्तान ने भेजे हैं। तो आप क्या कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चंस एक्सचेंज करिए पहले इसी परमानेंट कमीशन के अंदर अंदर कमिश्नर लेवल पे। ओके, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट्स डिस्कस करें। तो पहला जो स्टेप है ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का। दूसरा, ठीक है, अगर आप मतलब ये कर लिया आपने, माने है नहीं, आसपास वाला कोई नहीं मान रहा, जैसे भारत ने कहा ये मानते ही नहीं कुछ भी, तो फिर आप एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। एक लेवल ऊपर क्या है कि अगर आपने पहला लेवल अनरिजॉल्व ही रह गया आपका डिस्प्यूट पहले लेवल पे, तो आप वर्ल्ड बैंक को कह सकते हैं कि देखिए आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ले आइए ताकि हम उसके मदद से एक डिसीजन पे पहुंच सके। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने इस 3 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो किया है। हमने क्या किया है, हमारा आपस में तो बातचीत हुई नहीं ढंग से, उससे कोई रेजोल्यूशन निकला नहीं, तो हमने बोला वर्ल्ड बैंक को आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो, यही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान सीधा थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। जो अगर आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी कोई डिसीजन ना रीच हो पाए तो आप तीसरे लेवल पे, सबसे ऊपर लेवल पे जाते हैं, जब आप बेसिकली वर्ल्ड बैंक को कहेंगे कि आप एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाइए और हमारे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाइए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जंप करके सीधा थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, India argued that Pakistan's request for a court of arbitration violated the graded mechanism of dispute resolution in the treaty. In between, अब देखिए यहाँ पे अगस्त में यहाँ पे हमने ये सारी चीजें अभी चल रही हैं अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो भी चल रहा है, दिक्कत है पर इतनी नहीं। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या हो गया कि एक अटैक हो गया है ना उरी पे, आप ये जानते हैं। The Pakistan backed terrorist attack in Uri in September 2016. तो यहाँ इंडिया में बहुत ही ज्यादा जनता द्वारा प्रेशर आने लग पड़ा कि हम बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी से वॉक आउट कर जाएं। और आप अगर थोड़े से भी अवेयर हैं तो आपको इस तरह की कॉल्स उस समय की पता होगी, न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आया करती थी, which allots a significantly bigger share of 6 river waters to Pakistan. The Prime Ministry, और साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने भी कहा था कि देखिए जो ब्लड और वाटर है वो दोनों साथ नहीं बह सकते। तो ये चीज़ एक बहुत ही फेमसली कही गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो फिर हमने इंडिया ने सस्पेंड कर दी जो रूटीन बाय एनुअल टॉक्स हुआ करती थी, एक बारी वो यहाँ आते थे, एक बारी हम वहाँ जाते थे। तो ये जो इंडस कमिश्नर्स के बीच में जो रूटीन बाय एनुअल टॉक्स हो रही थी वो हमने सस्पेंड कर दी। तो वर्ल्ड बैंक जो इस जगह थर्ड पार्टी है ट्रीटी की, उन्होंने बेसिकली बोला कि ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आपके बीच में एक डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास दो सेपरेट रिक्वेस्ट है जो अगस्त में ही गई है, अगस्त 2016 में। पाकिस्तान ने कहा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाइए, हमने कहा है न्यूट्रल एक्सपर्ट भेज दीजिए। तो फिर उन्होंने एक पॉज अभी के लिए दे दिया कि हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि हम क्या करें। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, 2017 में दोबारा इंडस वाटर कमिश्नर्स के बीच में जो रेगुलर मीटिंग्स थी वो रिज्यूम हो गई। Okay, and India tried to use these to find mutually agreeable solutions. पाकिस्तान however, तो हमने फिर भी कोशिश की कि हम शायद आपस में ही बातचीत करके इन इश्यूज का इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान बार बार इंसिस्ट करता रहा वर्ल्ड बैंक को, और फिर फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान की बात कर ली। अक्टूबर में लास्ट ईयर उन्होंने मिशेल लीनो को न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरह अपॉइंट किया और प्रोफेसर सीन मूर्फी को बेसिकली चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो देखिए कितनी अजीब बात है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बन गया है, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बन गया है। तो इंडिया का ये कहना है, आप खुद सोचिए कि अगर दोनों ने कॉन्ट्रोडिक्टरी रेजोल्यूशंस ले आए, दोनों ने कुछ और ही डिसीजन बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल मेल ही नहीं खाते, जो सोल्यूशंस वो डिक्टेट कर दिए, तो फिर कैसे हो पाएगा? ये तो दिस इज लीगली अनटेनेबल सिचुएशन, इस तरह से हो सकता है। तो इसीलिए बेसिकली ट्रीटी में ही कुछ खोट है और हमें इसको मॉडिफिकेशन हमें इसकी चाहिए। India's notice and implications. At this point, the implications of India's notice for modifying the treaty are not clear. देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टियर मैकेनिज्म है, ग्रेडेड मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस। तो वो स्टेटमेंट में लिखेंगे देयर इज अ 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडस वाटर ट्रीटी। तो फिर यूजुअली आप लोगों को बताया जाता है कि जहाँ पे भी नंबर लिखा हो 2, 3, 1 वो गलत होता है स्टेटमेंट्स में, ऐसे आप एलिमिनेट करते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। ऑल्दो ये चीजें आप कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत
तरह के जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं उसमें अप्लाई हो जाता है, पर कईयों में अब नहीं होता। आप 2020 का पेपर उठा के देखिए, जो उसमें जैसलमेर के एक सेंचुरी के बारे में या नेशनल पार्क के बारे में, डेजर्ट नेशनल पार्क आई थिंक, कि उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली वो स्प्रेड है, तो वो सही है वो स्टेटमेंट। वो अगर नंबर गलत ही होते तो फिर वो सही कैसे हो गई स्टेटमेंट। वैसे ही उसी पेपर में, आई थिंक 2020 के उस पेपर में प्रीलिम्स के, एक और क्वेश्चन है जिसमें वेवलेंथ के बारे में बात की गई है, एक पर्टिकुलर लाइट की, आई थिंक। वो स्टेटमेंट सही है, वो भी न्यूमेरिकल है लेकिन सही है। तो आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए, आप 2 डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है एक नेशनल पार्क, या कितने उसमें है, ये नहीं याद कर सकते, पर ये तो बहुत बेसिक है। ये तो आप इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो ये तो बहुत बेसिक है। यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ओके, so India's notice and implications. At this point, the implications of India's notice for modifying the treaty are not clear. तो हमें नहीं पता कि हमने जो नोटिस भेजा है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कुछ निकलने वाला है इससे या नहीं होने वाला। ओके, तो ये चीज आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ द ट्रीटी दैट इंडिया हैज इन्वोक्ड इज नॉट अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बाई चांस आपके पेपर में लिखा है कि आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है जो ट्रीटी का, वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जी नहीं, ये तो बेसिकली ट्रीटी को अमेंड करने के लिए, एक मॉडिफाई करने के लिए एक आर्टिकल है। पर वही अगर आप अमेंडमेंट चाहते हैं या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आपको एक और ट्रीटी रेटिफाई करनी पड़ेगी। तो अब ये तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, पाकिस्तान कोई मैंडेटरी नहीं है पाकिस्तान के लिए कि उनको इंडिया का ये जो प्रपोजल है ये मानना ही पड़ेगा। तो हमें नहीं पता कि हमें जो हमने नोटिस भेजा है वो 90 दिन के अंदर अंदर उसमें पाकिस्तान कुछ रिस्पॉन्स भी देगा कि नहीं देगा। अभी हमने देखिए क्या देखा, आर्टिकल 12 क्लॉज 3, लेकिन एक आर्टिकल 12 क्लॉज 4 भी है जो क्या कहता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपके पेपर में ये लिखा है दैट द ट्रीटी इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप इस ट्रीटी को रिपील यानी कि टर्मिनेट भी कर सकते हैं, पर इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए भी अगर आपको इस ट्रीटी को खारिज करना है तो एक और ट्रीटी लेके आइए, दोनों मिलके दोनों गवर्नमेंट्स रेटिफाई कीजिए उस ट्रीटी को, और फिर ये खारिज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, इसमें विचार विमर्श काफी सालों की अभी बात है, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता अगर रिपील करना हो तो किसी ने। इंडिया हैज नॉट स्पेल्ड आउट व्हाट इट वांट्स, वही चीज हमने बोला ही नहीं है कि हमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, हमने बस इतना कहा है कि हमें मॉडिफिकेशन चाहिए। बट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली सिंस द उरी अटैक, देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड इन इंडिया टू यूज द, देखिए जब उरी अटैक हुआ था, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही हमारी कंट्री के लिए बहुत पेनफुल समय था। और सरकार के ऊपर ये चीज जनता द्वारा बोली जा रही थी कि देखिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपर राइपेरियन स्टेट है, इनको पानी मत जाने दो, स्टोर कर लो। इस बेसिकली हमारे पास एक नेचुरल एडवांटेज है, बीइंग द अपर राइपेरियन स्टेट, वी कैन लेट देम डाई ऑफ थर्स्ट। एंड इस तरह से हमने बोलना शुरू कर दिया था, इंडिया इज नॉट फुली यूटिलाइज इट्स रिवर वाटर्स ओवर। ओके, तो ये भी एक चीज है, हमारे को जो मिला भी हुआ है ना एक्सक्लूसिव यूज के लिए, हम उसको भी फुली यूज नहीं कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। Following the Uri attack, India had established a high-level task force. Okay. अब यहाँ पे देखिए एक और चीज, ये चीज जो यहाँ पे लिखी है मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी। इंडस रिवर्स ट्रीटी, तो आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि रावी, ब्यास, सतलज यानी ये जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका एनुअल फ्लो इंडिया में कितना है, 11 क्यूबिक किलोमीटर्स, वो सारा हमारा है। पाकिस्तान में गिरने से पहले 11 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल फ्लो है इन रिवर्स का, वो सारा हमारा, एक्सक्लूसिव यूज हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ्लो बाकी जो बचा हुआ पाकिस्तान में जो जाता है, तो पाकिस्तान कैन यूज वट एवर फ्लोज इनटू देयर टेरिटरी। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपके पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि आप यूजुअली जब मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव यूज इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स का है ना, यही है आपको पता। लेकिन उसमें ये भी लिखा, फिर अगर स्टेटमेंट ये लिखी है कि जो वाटर ईस्टर्न रिवर्स का पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है वो उसको यूज कर सकते हैं इन विच एवर वे, तो फिर आप कहेंगे नहीं, एक्सक्लूसिव यूज तो इंडिया के पास था, वो कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स हमें पता है आईजेसी, तो इंडिया में बेसिकली पाकिस्तान में फ्लो करने से पहले उसका एनुअल फ्लो कितना है इन 3 रिवर्स का, 232.5 क्यूबिक किलोमीटर्स। तो इंडिया को इसमें से सिर्फ 62.2 क्यूबिक किलोमीटर्स मिला है, और बाकी पाकिस्तान के लिए रिजर्व किया गया है, जो अभी पाकिस्तान में गिरा भी नहीं है। जो पाकिस्तान में गिरेगा वो तो सब कुछ उन्हीं का है, पर बेसिकली जो भी इंडिया में ही है उसमें से 170.3 क्यूबिक किलोमीटर है, इट हैज बीन रिजर्व फॉर पाकिस्तान। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
ओके तो आपको ये ऑफ कोर्स देख के ही पता चल रहा होगा कि इंडिया कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे है, लेकिन अब आपको याद क्या करना है? आपको देखिए क्या याद करना है कि हमारे पास जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ओके, जिसपे हमारा एक्सक्लूसिव यूज है, तो रावी, ब्यास, सतलज। तो आपको रावी, ब्यास, सतलज पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए सतलज के ऊपर भाखड़ा डैम है, आपको ब्यास के ऊपर पता होना चाहिए पोंग एंड पांडो डैम है, आपको रावी के ऊपर पता होना चाहिए रंजीत सागर डैम है। तो ये तो बहुत बेसिक है। अभी तो हम ट्रिब्यूटरी लेवल पे गए भी नहीं है, हम किशन गंगा पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ये सब कुछ हम गए भी नहीं है अभी इसमें। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि सतलज पे भाखड़ा डैम है, वेरी 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 कॉमन बेसिक। ब्यास पे पोंग एंड पांडो डैम है, रावी पे रंजीत सागर डैम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिकली हमारे पास जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनको और तरह से यूटिलाइज करने के लिए हमने ब्यास सतलज लिंक बनाया हुआ है, माधोपुर ब्यास लिंक बना हुआ है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ये तो आप बहुत फेमसली जानते होंगे। तो ये सब कुछ हमने किया है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं सब कुछ मिला के हम 95% ऑफ द ईस्टर्न वाटर्स जो है, ईस्टर्न रिवर वाटर्स, वो हम यूज कर पाते हैं। लेकिन जो रावी का, स्पेशली रावी एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि इशू थोड़ा सा है हमारे लिए। क्यों रावी इशू है? क्योंकि उसका जो अबाउट 2 मिलियन एकड़ फीट है, इसका जो एनुअल वाटर फ्लो है रावी का, वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड ही हम बेसिकली पाकिस्तान में गिर जाता है, बिलो माधोपुर। तो रावी के साथ ये दिक्कत है। तो बेसिकली इसी के लिए जो अभी हमने नीचे देखा था ना, टास्क फोर्स बनाया गया। तो हमारे एक टास्क फोर्स जो बैठा, तो उन्होंने बोला कि हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रावी के इस वाले पानी को भी, लेकिन उसके लिए बेसिकली हमें कुछ प्रोजेक्ट्स चालू करने पड़ेंगे। तो हमने उसके लिए अभी प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ लेके आए हैं, जैसे शाहपुर कंडी। ओके, हम शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो और हम जो रंजीत सागर से बेसिकली जो पानी निकल रहा है, उसको इरिगेशन और पावर जनरेशन जम्मू कश्मीर और पंजाब में यूज करने के लिए शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए रावी पे बन रहा है। एक है ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, ये भी बेसिकली रिवर ऊज जो है, बेसिकली इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। ठीक है, ये भी हम इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए इंडिया में यूज करेंगे। अभी 6 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में प्रॉपरली। तो ये कुछ कुछ, फिर एक रावी ब्यास लिंक है बिलो ऊज। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम कर रहे हैं। अभी देखिए, ये तो हमने ईस्टर्न रिवर्स को फुली यूटिलाइज करने की बात करी है, 100% एटलीस्ट उसकी तो यूटिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि अभी 95% ही है। जो वेस्टर्न रिवर्स पे 62.2 क्यूबिक किलोमीटर हमें मिल रहा है, उसके लिए अगर हम कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो भी हमें कोई कुछ और करना है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट करती रहती है पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। Okay, like Jharkhand. Now, this is again very important. If you say get a question on migrants, if you don't mention Jharkhand का जो migrant survey हो रहा है, it will be incomplete, and it is definitely a commendable step जो झारखंड ने लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप देखिए, जानते हैं कि जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया 2020 में, तो एक बहुत ही दर्दनाक सिनेरियो जो हमारे सामने आया था, जो माइग्रेंट्स चल के वापस अपने घर गए, और कितने लाखों की तादाद में माइग्रेंट्स अपने अपने वापस घर गए थे। ओके, तो ये बेसिकली हमारे सामने आया कि ओ शेट, कि कितनी फॉल्ट लाइंस हैं अभी भी हमारी इकोनॉमी में। माइग्रेंट्स को कोई सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर नहीं लाया गया है, बहुत सारी दिक्कतें। तभी तो वो पैदल चल के जाने तक मजबूर हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कुछ कोविड है क्या है। तो इस तरह की चीजें, द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। लेकिन वही चीज, लेकिन हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था। सरकार ने बोला नेशनल डेटाबेस, तो हमारे पास कोई है ही नहीं, ना स्टेट लेवल पे कोई डेटाबेस है कि कितने पीपल बेसिकली कितनी कितनी स्टेट में से कितना कितनी जनता बाहर गई हुई है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स। तो हम कैसे उनको बेसिकली कोई वेलफेयर स्कीम उनके लिए एक्सटेंड करें? हमें पता ही नहीं है कितने माइग्रेंट्स हैं, कितने नहीं है, कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है, किस तरह की जॉब्स में है, किस तरह की नहीं है। तो जो उनके लिए बेसिकली इस समय पे किया भी गया, जो भी मेजर्स लिए गए, इट वाज पैची, बिट्स एंड पीसेस में। ओके, तो जब तक डेटा नहीं होगा, तभी कहते हैं ना, डेटा इज अ न्यू ऑयल। अगर डेटा नहीं होगा तो आप उस पर काम कैसे करना शुरू करेंगे? द क्राइसिस फोर्स द सेंटर। तो इसीलिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 डेटा रिलेटेड एक्सरसाइजेस चलाई। Okay, and all India migrants survey is underway. All India migrant survey हो रहा है. A portal has also been developed to register unorganized sector employees. E-Shram portal आप जानते हैं, वो अभी सरकार बना रही है।
ओके। तो बट फॉर और ये हमने और माइग्रेंट सर्वे देख लिया, पर अगर हम इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स चाहते हैं तो पॉलिसी मेकर्स को ग्रैन्युलर डेटा भी चाहिए, ग्रास रूट्स लेवल पे डेटा चाहिए, कि ग्रैन्युलर लेवल इन द सेंस एक बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कि माइग्रेशन रूट्स क्या क्या हैं भारत के अंदर, क्या बेसिकली किन तरह के वर्कर्स की किन तरह की सोशल सिक्योरिटी नीड्स है, क्या हेल्थ रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज है उनकी। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो झारखंड का बेसिकली इनिशिएटिव है, जो इसी महीने में बेसिकली लॉन्च किया गया, इट इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। तो यही चीज़ इन्होंने कही है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप खुद देखेंगे किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी इस झारखंड माइग्रेंट सर्वे में। दी एन्यूमरेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट्स, और ये बेसिकली झारखंड जो सरकार है वो किस अपने इनिशिएटिव के तहत ले रही है, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव जो 2021 में लाया गया था, उसी के तहत ये सर्वे हो रहा है। वन ऑफ द अर्ली फाइंडिंग्स was that the women migrant laborers are amongst the most vulnerable. of course सबसे ज्यादा vulnerable जो है वो women migrant जो laborers हैं। ओके, तो ये चीज़, और साथ ही में झारखंड में से सबसे ज़्यादा देखिए, आप जानते हैं झारखंड की 27% जो पॉपुलेशन है इट इज़ ट्राइबल। तो वही चीज़, जो पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो एक सिग्निफिकेंट माइग्रेंट आउटफ्लो को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो बाहर माइग्रेट कर रही हैं झारखंड से। तो आप खुद सोचिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अपना रहना खाना उठने बैठने का तरीका है, बहुत अलग लाइवलीहुड है, पर ऑफ कोर्स फिर वो माइग्रेट करने पे जब मजबूर हो जाते हैं तो कहीं और जा रहे हैं, उन्हें तो इतना पता भी नहीं है कुछ, तो एक बहुत ही टफ इकोनॉमिक सिचुएशन को, कंडीशन को वो लोग फेस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, there is nothing much here but the state's efforts have been, तो सर्वे में होगा क्या क्या, इट विल बी अ बॉटम अप अफेयर। तो एन्यूमरेटर्स क्या करेंगे, जो बेसिकली सर्वेयर्स हैं वो क्या करेंगे, वो जाके जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो लोगों को पुश कर रहे हैं, व्हाट इज द पुश फैक्टर फॉर दीज माइग्रेंट्स, ओके, कि वो झारखंड छोड़ के जा रहे हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे उनकी हेल्थ पे, एडुकेशन पे, वो कितनी रेमिटेंस भेज रहे हैं दूसरी स्टेट में जब वो माइग्रेट करके जाते हैं यहाँ पे, और जो ये रेमिटेंसेस यहाँ पे भेज रहे हैं उसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, इस तरह की, ताकि बेसिकली क्या है कि जो वेलफेयर डिलीवरी मैकेनिज्म है वो सब्सटैंशियल हो, नीड बेस्ड हो, टारगेटेड हो। ओके, तो क्योंकि देखिए जो सब्सिडीज है जो बड़ी लार्जर पॉपुलेशन है सबको मिल जाएगा, इससे अच्छा है कि आप टारगेटेड डिलीवरी करें, आपको पता तो हो, वो इफेक्टिव है ज़्यादा, जो इस तरह के स्टेप से लाई जा सकती हैं। द लॉन्ग रन सच इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प फ्रेम पॉलिसीज टू चेक डिस्ट्रेस माइग्रेशन। देखिए आप खुद सोचिए, अगर आपको पुश फैक्टर्स पता चल गए तो आप क्या करेंगे, जो बाकी स्टेट्स में जा रहे हैं वो आप खुद की स्टेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ना, है ना। आप खुद सोचिए, अगर नेशनल लेवल पे एक जो सरकार है वो कोई भी सब्सिडी ले आएगी माइग्रेंट्स के लिए, उससे क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, कुछ भी नहीं होगा ना, उससे प्रॉब्लम थोड़े ना सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये स्टेट लेवल पे चीजें आएंगी, तो जब उन्हें पता है कि ये पुश फैक्टर है, ये हमारी स्टेट में नहीं है, हम करने की कोशिश करते हैं, हम इन्वेस्टर्स इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा हम करेंगे। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है जो यहाँ पे हो रही है। ओके, दैट इज व्हाई झारखंड सर्वे हैज लेसन्स फॉर अदर स्टेट्स शुड आल्सो बी लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज शुड हाउएवर, ऑफ कोर्स, ये एक वन ऑफ अफेयर नहीं होना चाहिए। इस डेटा को हम बेसिकली पॉलिसी के साथ लिंक करें, और बेसिकली जो भी पॉलिसी हम लेके आए उसको टाइम टू टाइम सर्वे कर करके अपडेट भी करते रहें, ताकि एक रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हो। ऑलराइट, पुतिन ब्लास्ट नियो नाजीज ऑन होलोकास्ट मेमोरियल डे। तो देखिए आप जानते हैं होलोकास्ट मेमोरियल डे क्या है, उसकी 78th एनिवर्सरी थी 27 जनवरी 2023, यानी कि कल। व्हाट इज होलोकास्ट मेमोरियल डे? इस दिन क्या हुआ था, जो रेड आर्मी आप जानते हैं जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी, उन्होंने लिबरेट करवाया था जो आउशविट्स कैंप था पोलैंड के अंदर, जो बेसिकली नाजी जर्मनी ने वहाँ पे, आप जानते हैं होलोकॉस्ट में कितने सारे ज्यूज को, 1/3 ऑफ द ज्यूइश पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज वाइप्ड आउट, तो इस तरह से कैसे गैस चेम्बर्स में, और ये सब कुछ को रिमेंबर करने के लिए होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है, जिस दिन इनको लिबरेट किया गया था इस डेथ कैंप से। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली रशियन, आप जानते हैं जब से वॉर शुरू हुई है फरवरी 24 से, तब से ही बेसिकली मिस्टर पुतिन और उनकी सेना का क्या कहना है
कि ये बेसिकली हम डी नाजीफिकेशन कर रहे हैं यूक्रेन का। इनका ये कहना है कि ये नाजी है, नियो नाजीज है, इन द सेंस आज के ज़माने के नाजी रिजीम चला रहे हैं ये। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन फ्राइडे रिपीटेड अ क्लेम दैट नियो नाजीज आर कमिटिंग क्राइम्स इन यूक्रेन। तो देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। नाजी ने क्या किया था, नाजी जर्मनी जो थी उनके रिजीम में क्या हुआ था, उनके रिजीम में हुआ था कि उन्होंने होलोकॉस्ट किया था। उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से इतनी नफरत थी कि उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया बेफालतू के घटिया घटिया से रीजंस जिनका कोई सेंस नहीं है। उन्होंने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बातें बतानी शुरू की, ठीक है, आर्यंस दिस आर्यंस दैट, है ना। इस तरह से एक कम्युनिटी से इतनी नफरत कि उनको मारना शुरू कर दिया। तो बेसिकली अब पुतिन यहाँ इनको नाजी क्यों कह रहे हैं। जेलेंस्की तो नाजी दिखता ही नहीं है कहीं से भी नाजी मेंटालिटी का, तो क्यों कह रहे हैं, कुछ तो होगा। तो रीजन क्या है, पुतिन कह रहे हैं कि देखिए जो यूक्रेनियन रजीम है प्रेजेंट, वो जो रशियन स्पीकिंग पीपल है यूक्रेन में उनके खिलाफ प्रताड़ना करते हैं। सो इट इज़ नियो नाजी, हम इसको डी नाजिफिकेशन करना चाहते हैं। हम कोई एक ऐसा इंसान वहाँ पे चाहते हैं हमारी पेरिफेरी में, हमारे नेबरहुड में, जो बेसिकली एक हर तरह की कम्युनिटी को इक्वालिटी देने वाला इंसान हो, जो किसी भी कम्युनिटी से नफरत ना करता हो। रशियन स्पीकिंग पीपल आपको देखिए रशिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज में मिल जाएंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे सो यू वुड गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ इट। ओके, जॉर्जिया वगैरह हर जगह आपको रशियन स्पीकर मिल जाएंगे, अब टर्की में मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जो प्रताड़ना होती है उसको ये बेसिकली नियो नाजी कह रहे हैं। तो यही इन्होंने कहा है। तो इन्होंने बोला कि देखिए आप क्या है, जब आप हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, जो हिस्ट्री ने लेसन्स आपको सिखाए हैं, तो फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, फिर वो आपके लिए टेरिबल ट्रेजेडीज लेके आती हैं। तो आप तो भूल गए। देखिए सबसे ज़्यादा जो रशिया है जिस चीज़ में प्राइड लेती है वो है कि उन्होंने हिटलर को बेसिकली हराया था। ओके, तो इसीलिए ये लोग बार बार इसको इस तरह से याद दिलाते हैं कि हम, या आपको याद होगा हिटलर की आर्मी पे हमने विक्ट्री हासिल की थी सोवियत यूनियन ने। तो ये इट इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिक प्राइड फॉर रशियन। सो इसीलिए इट हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मिलिट्री इंटरवेंशन। सो दे कीप ऑन रिमाइंडिंग दिस फैक्ट, दे कीप ऑन पिकिंग अप दिस फैक्टर अगैन एंड अगैन। सो क्योंकि इसकी एक लेजिटिमेसी है, उनको तो हराना, हिटलर को हराना तो है ही ना, पूरी दुनिया के आइज में ठीक ही है वो। तो इसीलिए इट इज़ अगेंस्ट दैट इविल। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इन्होंने बोला आप भूलिए मत, वो दोबारा हो सकता है, पहले भी हमने सबक सिखाया, आज भी सिखा देंगे। टफ न्यू एलिगेशन इलेक्शन क्राइटेरिया इन म्यांमार। तो आप जानते हैं म्यांमार की जनता ने अभी थोड़े ही समय पहले क्या कहा था कि देखिए हम वी आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शंस वेरी सून। पर हमें ये बात पता थी अगर जनता को इस तरह के इलेक्शन करवाने की इसी साल में प्रॉमिस कर रही है, और उन्होंने साल तो नहीं बोला था किस साल, पर हमें पता है इसी साल मोस्ट प्रॉबेबली। पर वो ऑफ कोर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोबारा ऑन्ग सैंग सू की जैसे किसी इंसान को आने देंगे। उनको तो उन्होंने जेल कर दिया हुआ है कितने कितने साल के लिए, अराउंड 36 या 37 ईयर्स के लिए। तो वो बेसिकली, और उनकी पार्टी का कोई और इंसान भी नहीं आ सकता। वो इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन लड़ने का क्राइटेरिया इतना टफ हो जिसमें उनकी जनता पार्टी, जो जनता की पार्टी है या उनकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं, उनको एक एज मिले। तो इन्होंने क्या कहा है, क्राइटेरिया रख दिया है कि आपकी जो अगर एक पार्टी है कोई इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो बेसिकली आपकी जो मेंबरशिप है कम से कम 1 लाख मेंबर्स होनी चाहिए। पहले 1000 मेंबर्स हुआ करती थी अगर आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, तो अब 1 लाख मेंबर्स, आप खुद सोचिए। तो ये बेसिकली, और साथ ही में उन्होंने कहा है कि अगर आप कमिट नहीं करेंगे आगे आने वाले 60 दिन के अंदर अंदर कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप अपनी पार्टी को डी रजिस्टर करवा लो फिर। तो ये बेसिकली यहाँ पे इनका क्राइटेरिया है। नाउ आई थिंक वी आर ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश हिल ट्राइब सीक सपोर्ट अगेंस्ट देयर एक्सटर्मिनेशन। तो देखिए आप जानते हैं कुकी चिन मीजो कम्युनिटीज। तो अगर देखिए बाय चांस आपको ना पता हो, आप हेडलाइंस तो एटलीस्ट देखते ही हैं कि बहुत सारे मिजोरम में बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जो कुकी चिन रिफ्यूजीज हैं उनको पनाह दी है, जो बांग्लादेश से एस्केप करके आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो कुकी चिन कम्युनिटी है उनका एथनिक बॉन्डेज किसके साथ है, मीजो कम्युनिटी के साथ, भारत की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए जो कुकी चिन कम्युनिटी है वो
क्रिश्चियन माइनॉरिटी है बांग्लादेश में। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है चिन कुकी मीजो कम्युनिटीज को, जो भारत में, बांग्लादेश में, म्यांमार में रह रही है। उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि बेसिकली देखिए जो हमें एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है एथनिक माइनॉरिटीज को बांग्लादेश के चिट्टागोंग हेल्थ ट्रैक्ट्स में, आप यू प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, यू प्लीज आस्क योर फ्रेंड शेख हसीना टू डू समथिंग अबाउट इट, टू डिक्लेयर अ सीज फायर। जो KNA यानी कि जो कुकी नेशनल आर्मी है इनके साथ एक एक सीज फायर, ये बेसिकली इनकी आर्मी द्वारा कह दीजिए कि ये ले आए। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज दे आर अब्यूजिंग द राइट्स ऑफ कुकिचिन पीपल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोली है इस लेटर में। मोर देन 300 पीपल ऑफ द चिन कुकी मीजो ग्रुप हैव टेकन शेल्टर इन मिजोरम लास्ट नवंबर, आप ये जानते हैं, फॉलोइंग एन एलिज्ड ऑफेंसिव बाय बांग्लादेश आर्मी। अब देखिए इस बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव ये जो है यहाँ पे कुकी चिन मीजो कम्युनिटी के, उन ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना, और पहले भी नवंबर में भी रिपोर्ट्स आई थी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो अराकन आर्मी के साथ मिलके कुकीचिन कम्युनिटीज को भगा रहे हैं बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये बेसिकली एलिगेशन। अब अराकन आर्मी कौन है बेसिकली, तो जो रोहिंग्या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनकी जो आर्मी है, ठीक है, तो वो बेसिकली अराकन आर्मी है, तो उनके साथ मिलके बेसिकली इनको निकाला जा रहा है वहां से। और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया comprising Khagrachari, Rangamati and Bandarban district of southeastern Bangladesh, the CHT Chittagong Hill borders, India's Mizoram and Tripura states, and Chin and Rohingya inhabited Rakhine states of Myanmar। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, nothing much here। तो यहाँ पे बस प्राइम मिनिस्टर द्वारा सपोर्ट मांगा गया है। देखिए यहाँ पे बस इतना कि साउथ अफ्रीका के साथ एक बेसिकली अग्रीमेंट पे हम पहुंच गए हैं, जिसके तहत क्या होगा, साउथ अफ्रीका हमें 12 चीताज भेजेगा इंडिया में, और फिर हम इनको ऑफ कोर्स लोकेट कर देंगे कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया बाय February एंड रीइंट्रोड्यूस्ड एट द कूनो नेशनल। देखिए जब ये होगा ना तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली समथिंग वुड कम अप इन इंडियन एक्सप्रेस एज वेल। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके ऐसे वगैरह जैसी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली क्योंकि एक अथॉरिटी से इस तरह की बात आई है। ये चीज़ मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि बॉयकॉट होना चाहिए एक चीज़ का, बॉयकॉट कल्चर का ही बॉयकॉट कर दो, क्योंकि बॉयकॉट कोहिनूर, बॉयकॉट boycott Tanishq, boycott this, that, enough of it has happened। तो वही चीज़ फाइनली अब हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर द्वारा भी आई है, अनुराग ठाकुर जी, और अनुराग ठाकुर आई थिंक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, तो उनकी तरफ से आई है, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ सम वाटर। तो इन्होंने कहा है कि देखिए जो बॉयकॉट कल्चर है, जो आप सर्टन फिल्म्स को टारगेट करते हो, ये पूरे एटमॉस्फेयर को करप्ट कर देता है। आप देखिए एक बात सुनिए, पता है बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं, बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, सच में अगर आप उनसे बात करेंगे ना, या कभी आपको पता चलेगा, तो यू वुड कम टू नो वो इंडिया को जानते ही सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की जो PK मूवी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो इस तरह से जानते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत अच्छी बात, उनको इंडिया के बारे में जानना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जस्टिफाइंग स्टफ, ऑल आई एम सेइंग इज ये हमारी सॉफ्ट पावर है, जो बॉलीवुड है वो भारत की सॉफ्ट पावर है। तो अगर आप आप नहीं समझ रहे कि ये क्या भारत के लिए लेके आती है, अब स्पेशली जो हमारी फिल्म्स हैं, अभी देखिए आप नाटू नाटू जो RRR का सॉन्ग है, उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, अब ऑस्कर की नॉमिनेशन में भी पहुंच गया है। फिर उसके बाद जो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वन दैट ब्रीड्स, तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एलिफेंट विस्परर्स, वो अब वहाँ पे पहुंच रही हैं। तो ये जो हमारी सॉफ्ट पावर है ना, ये सब कुछ, तो इसको खो देंगे अगर आप बॉयकॉट हर चीज़ का करना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, it sends a wrong message and corrupts the atmosphere when Indian films are making waves across the globe। Exactly, Mr. ठाकुर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फिल्म फेस्टिवल है उसको इनॉग्रेट करते हुए मुंबई में ये बात बोली गई है मिस्टर ठाकुर द्वारा।
उन्होंने एक सिंपल सी बात की है, देखिए अगर आपको एक मूवी से कोई दिक्कत है तो आप सेंसर बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। प्रोटेस्ट इतनी ज़्यादा जो चल रही हैं वो एक वॉयलेंट मूव ले लेती हैं, तो कुछ गलती नहीं है, गाड़ियाँ जलाने की क्या ज़रूरत है। एक बंदे ने पता नहीं कितनी ही यू नो इतने ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो गाड़ियां जो आप जला देते हैं, वो कितनी ही दिक्कतों के बाद उसने ली होगी, पैसे इकट्ठे कर करके ली होगी। या घरों में जो आग, जो ऐसी कुछ भी पड़ा है, किसी की प्रॉपर्टी पे आग लगा दें, ये सही है क्या? नहीं है ना। तो क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है यहाँ पे। द मिनिस्टर्स कॉमेंट्स कम एज शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान। पठान मूवी ने देखिए 2 दिन में 219 करोड़ का बिजनेस कर लिया है यहाँ पे बेसिकली, और उनके बॉयकॉट कॉल्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके, तो इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म फेस्टिवल में देखिए जितनी भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज हैं उनकी फिल्म्स को स्क्रीन किया जाएगा। ओके, तो India is the world's largest filmmaking country and over the years we have seen how India as a country has had impact। तो देखिए वही राज कपूर जी की मेरा नाम जोकर या मिथुन चक्रवर्ती का आई एम अ डिस्को डांसर, तो ये दिखाता है कि इंडियन सिनेमा का जो पावर है कितना ज़्यादा एक दिमाग पे इम्पैक्ट डाला है उसने पूरी दुनिया की। ही एडेड दैट सिनेमा सेज टाइमलेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको आप प्रिपेयर करिए इस बार के लिए, क्योंकि क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड, वाइब्रेंट इकोनॉमी से रिलेटेड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ दीज डेज, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ आपको पता होगा कि आई थिंक क्रिएटिव इकोनॉमी को इंडस्ट्री सेक्टर भी डिक्लेयर कर दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर सीइंग अ लॉट ऑन इट। ओके, तो यू प्रिपेयर क्रिएटिव इकोनॉमी, व्हाट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, तो हम एम करते हैं कि हम भारत को पूरे संसार का कंटेंट हब बनाएं। तो वो कैसे हो पाएगा? जब हर कंटेंट आएगा उसका बॉयकॉट ही होता रहेगा किसी ना किसी रीजन से। देखिए अगर कुछ कुछ सही नहीं है तो उसको इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है उस पर्टिकुलर मूवी में से, उस पर्टिकुलर कंटेंट में से, पर इसका नहीं कि आप हर चीज़ का बॉयकॉट करना शुरू हो जाएं। तो और साथ ही में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सिनेमा है, सिनेमा देखिए अगर आप बिल्कुल 1947 से मूवीज देखना शुरू होंगे 1947 के बाद, तो आपको पता एक पैटर्न दिखेगा, कैसे 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 जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है ना, वैसे 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 मूवीज और सिनेमा भी इवॉल्व हुआ है। आज देखिए कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इन तरह के जो एक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी जी, इनको कितना यू नो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है एक्टिंग को। अब फिल्म का इतना ही नहीं रह गया कि एक लड़का एक लड़की एक्टर एक्ट्रेस मेन लीड मेन एक्टर होंगे और वो आएंगे डांस करेंगे और गाना खत्म और मूवी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, अब हर एक्टर का अपना अपना एक स्टोरी है, उनको उस चीज़ के लिए जाना जाता है। फिर आप 1947 से देखेंगे हम आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस तरह आपको पेट्रियाटिक बहुत ज़्यादा ये देश है वीरों जवानों का, है ना। तो ये उस समय का जो हम काफ़ी प्राइड लेते थे, अभी नए नए आज़ाद हुए थे, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे और तरह की स्टोरीज आने लगी, है ना। तो पहले हर चीज़ न्यूयॉर्क में जाके शूट होती थी, आज नहीं होती, आज घर ऐसे चॉल्स में से शुरू होती है, जो एक इंडियन रियलिटी दिखाते हैं कि अच्छा इतने भी लोग हैं जो सब अमीर ही नहीं है। तो यू विल सी दिस इन क्रिएटिव इकोनॉमी ओनली। Okay, now we will discuss this first. The moral and intellectual crisis in economic policies. Now, why is it important? इसमें से कुछ bits and pieces में patches में कुछ information आपको मिलती है अपने आंसर्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि जॉब क्रिएशन जो है, देखिए डिमांड बहुत है जॉब्स की, जॉब उतनी क्रिएट हो नहीं रही। क्यों नहीं हो? देखिए पॉपुलेशन इतनी है, हाथ इतने हैं काम करने वाले, लेकिन काम इतना है नहीं। काम है लेकिन वो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही उस तरह की। मोरोवर, और जो भी जॉब्स बेसिकली क्रिएट हो रही हैं वो इतना पे नहीं करती, और वो जॉब्स सोशल सिक्योरिटी के साथ नहीं आती क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में होती हैं। और साथ ही में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, दे इंडियन इकोनॉमी इज नॉट जनरेटिंग इनफ गुड जॉब्स, दे आर नॉट गुड जॉब्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। कॉन्वेंशनल इकोनॉमिक्स say that the productivity of the agriculture sector must be, तो अगर हम कॉन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से जाएं तो उनका ये कहना है कि भारत का सोल्यूशन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडिफाई किया जाए
कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स लेके आए जाए, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, और साथ साथ ही में बेसिकली जो एग्रीकल्चर के बहुत सारे रूरल एरियाज के जो लोग हैं उन्हें निकाल के सिटीज़ में ले जाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें एम्प्लॉय करवाया जाए, या मॉडर्न सर्विसेज में जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में एम्प्लॉय करवाया जाए। ओके, तो ये बेसिकली आप तो ये अपने स्टैटिक में पढ़ते ही हैं। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्रंच्ड बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग, और साथ ही में अगर हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर इज द फ्यूचर, लेकिन वो भी इतना एम्प्लॉय नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर दिक्कत तो हर जगह है। द इंडियन इकोनॉमीज प्रॉब्लम मैनी इकोनॉमिस्ट से इज द और साथ ही में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कोई पेंशन नहीं होती, जहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो इसीलिए और दिक्कत है। एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज बिकमिंग, अब लेकिन ये भी तो है ना, ये चीज़ आप ज़रूर लिखिए प्लीज़ अपने, ये एक पॉइंट अच्छा है कि अगर जो फॉर्मल सेक्टर है वो भी तो धीरे धीरे इनफॉर्मल होता जा रहा है, वो अपना काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है, गिग वर्कर्स है। तो फॉर्मल इकोनॉमी में अगर एक कुछ पर्टिकुलर नंबर के बाद आपके उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी हो जाती है, फिर आप बेसिकली जीएसटी भी भर रहे हैं तो फॉर्मल इकोनॉमी हो जाती है। लेकिन फिर आप उसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयर्स लेके आ रहे हैं, स्विगी वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स हैं, तो बेसिकली फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल कन्वर्ट होती जा रही है। Concepts of economies of scale are changing to economies of scope, and enterprise forms from confusion in employment policies. India's formal sector cannot, अब देखिए यही चीज़, इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी गुड जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकता। द फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी मस्ट बी चेंज। तो बात क्या है, जो स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का उसे ही चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो वो हम एंड में देखेंगे कैसे बेसिकली इंडिया का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज किया जाना चाहिए। फर्दर कन्फ्यूजन इज इंडियाज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एविडेंट विद द कंसर्न ऑफ, और बहुत बार बेसिकली हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वगैरह ये सब कुछ देखते हैं, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वर्क फोर्स में कितनी कम विमेन है ना, तो ऑफिशियली तो हमें यही पता चलता है। ऑफिशियल डेटा अगर हम देखें LFPR का, तो हमें लगता है कि मैनी फ्यू Indian women are going out of the homes to earn money, पर ये तो बहुत ही फ्लॉड एक धारणा है। क्यों? देखिए, विमेन तो सेंचुरीज ओल्ड, जो भारत की जो भारतीय विमेन है ना, जितना काम वो घर से बाहर निकल के करती है वो शायद ही कोई कंट्री में हो रहा है उतना काम विमेन द्वारा। पर वो अलग बात है, जिन जगहों पे वो काम कर रही है उसको गिनते ही नहीं हम, उसको हम समझते ही नहीं है कि वो इकोनॉमी का पार्ट है, वो कुछ लेके आ रही है इकोनॉमी के लिए, जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है उससे। चाहे वो होम वर्कर्स हैं, चलिए होम वर्कर्स भी अगर आप निकाल दें, तो आपको ये नहीं पता कि फार्म्स में या फिर जो लाइफ स्टॉक की केयर में, या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह जो होम्स में काम कर रही हैं, या म्यूनिसिपल स्वीपर्स या वीवर्स या हैंडीक्राफ्ट्स में जो स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो काम कर रही हैं, या किसको नहीं पता कि जो विमेन है वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है? क्या आशा वर्कर्स के बारे में हम नहीं जानते? तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। द इसेंशियल सर्विसेज दैट वुमेन प्रोवाइड टू सोसाइटी इंक्लूडिंग मदरिंग एंड फैमिली केयर आर नॉट कंसिडर्ड प्रोडक्टिव वर्क। बात ये, इन सारे तरह के कामों को प्रोडक्टिव वर्क ही नहीं गिना जाता। जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वुमेन एम्प्लॉयड नहीं है, काम खत्म। अगर वो, आप समझ रहे हैं राइट? तो ये धारणा यहाँ पे है। तो बहुत बार कहा जाता है कि इनको भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिए इस तरह के सारे कामों को इन्वॉल्व करना चाहिए। Their work is not valued and they are paid too little. Instead, they are being pulled into limited jobs the formal economy offers to increase GDP. Pushing more women into formal economy will improve the female participation rate in the formal economy and may add to GDP too. However, it will not solve the basic. अब ठीक है, उनको फॉर्मल इकोनॉमी में इस तरह की जॉब्स में CEO वगैरह ठीक है ले आएंगे, गुड इनफ, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उनकी दिखनी शुरू हो जाएगी, पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिया की इकोनॉमी के फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो इनफ गुड जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि बेसिकली भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की नीड्स उससे पूरी हो जाए। ओके, यंग मैन नीड जॉब्स टू अनलाइक विमेन। अब वही चीज, अगर आप यंग मैन, उनको भी तो जॉब चाहिए ना साथ में, और विमेन की तरह वो तो घर पे काम भी कुछ नहीं करते, तो खाली मैन क्या करते हैं? फिर खाली मैन कुछ नहीं करते, जो हमें कोविड-19 में देखने के लिए मिला है। जो अंडर एम्प्लॉयड मेल्स होते हैं वो ज्यादा क्राइम में, वायलेंस में, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, इन तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो और दिक्कत आ जाती है। डाउनसाइड ऑफ जीडीपी ग्रोथ, तो देखिए यहाँ पे पता आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये क्या बकवास चल रही है। तो आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने इकोनॉमी में, स्टैटिक में,
ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब इनॉग्रेशन हुआ इस बार, तो वहाँ पे जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे उन्होंने जाके बोला कि वी वांट ओनली 3 थिंग्स, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। लेकिन हमें ग्रोथ ग्रोथ नहीं, इनका ये कहना है ऑथर का, हमें डेवलपमेंट 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 चाहिए, क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, उसमें सिर्फ जीडीपी बढ़ी तो ग्रोथ हो गई। जीडीपी बढ़ी क्यों है? पैंडेमिक आया, बड़े सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, पैसा कमाया, जीडीपी बढ़ गई। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ऐसा हुआ नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आपको जीडीपी का सोर्स क्या है बढ़ने का वो तो नहीं पता चलता ना, तो ग्रोथ में तो कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट तो इंक्लूसिव होती है ना, उसमें हर किसी की ग्रोथ देखी जाती है, इट इज क्वालिटेटिव। तो वहां पे यहाँ पे ये चीज लिखी नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये समझना है इस चीज से। वही चीज उन्होंने बोली है कि जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी इट्स लाइक अ डिसीज, इट किल्स द इकोनॉमीज नेचुरल एंड सोशल होस्ट। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है कमोडिटीज में, ताकि वो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक मशीन है उसको फीड कर सके। नेचर को री इंजीनियर किया जाता है फॉर मोर जीडीपी ग्रोथ, मोर डैम्स, मोर रोड्स एंड इवन मोर टूरिस्ट इन द हिमालयाज, है ना। तो नेचर, अब नेचर भी तो देखिए अपने सर्ज पे पहुंच चुकी है ना। नेचर इज सेइंग डोंट पुश मी अराउंड सो मच, जोशीमठ is happening, everything of such sort is happening, okay। वरना आप ही सफर करेंगे अगर मुझे इतना पुश करते रहेंगे तो। और साथ ही में सोसाइटी भी रिएक्ट कर रही है, तो कैपिटलिज्म को खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा, ये ऑथर कहते हैं। द पैराडाइम ऑफ ग्रोथ 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 ट्रीट्स ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर एज अ मीन्स टू द गोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स एंड मोर जीडीपी। तो बेसिकली ग्रोथ 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 का जो पैराडाइम है वो ह्यूमंस को भी और नेचर को भी कमोडिटी समझता है, एक मीन समझता है, एक एंड तक पहुंचने के लिए, जो है जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। Human work and intelligence are commodities for producing value for investors in capital enterprises, a platform service hiring motorcycle riders to। वही चीज देखिए, अगर कोई एक फॉर एग्जांपल ऐसा ऐप है, आपके एक ओनर है, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं कोई, ठीक है, मैं आपको बस बताने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो अगर वो एक ऐप ऐसी है वो मोटरसाइकिल राइडर्स को बेसिकली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं कि उनको बस ये जो फूड डिलीवरी है करनी है टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली उनको सिर्फ इतना मतलब है कि एफिशिएंसी है उनके काम में कि नहीं, टाइम पे पहुंच जाता है वो पैकेज के नहीं, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है कि नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है वो इस मोटरसाइकिल राइडर को कि क्या ह्यूमन नीड्स हैं, वो सेफली पहुंच रहा है कि नहीं, वो बीच में 4 दफा गिर गया बीच में, या उसको कहीं चोट लग गई, उनको कोई मतलब नहीं है, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, दैट इज इट। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। These are not concerns of the platform owner, the state must take care। तो इसीलिए स्टेट को यहाँ पे अपना रोल प्ले करना चाहिए ना, स्टेट will have to come into picture। Growth of GDP is not the purpose of human civilization। India's leaders must find a path to reach Purna Swaraj, as Mr. Gandhi would say, social, political and economic freedoms for all Indians। Economic growth must create equal opportunities for all to learn and earn with dignity and not harm। तो वही सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की गई है। ओके। अब देखिए ग्राउंड वाटर पे, इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप। जो यहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है, द हिंदू में ही आई थी। तो क्योंकि अब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो ग्राउंड वाटर हम गिरता हुआ देख रहे थे, वो भारत ने उसमें इंप्रूवमेंट देखी है, तो आपको ग्राउंड वाटर इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसके 4-5 जो आपको इनिशिएटिव्स लिखने ही लिखने हैं वो हम ये देख लेते हैं। तो आप ऑफकोर्स यहाँ से शुरू कर सकते हैं, डेटा से शुरू कर सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 18% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भारत में है, और भारत 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करता है पूरे संसार का, और कंज्यूम करता है 4% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। और लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, आपके प्रेजेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर भारत में यूज होता है। और ग्राउंड वाटर इंडिया के एग्रीकल्चर का, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो, उसकी बैकबोन है। क्योंकि भारत की 80% जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है और 2/3 ऑफ इरिगेशन नीड्स ग्राउंड वाटर फुलफिल करता है। सो ग्राउंड वाटर इज पिविटल टू इंडियाज वाटर सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो पहला आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जल शक्ति मिनिस्ट्री जो बनाई गई, ठीक है, जो 2019 में। तो सबसे पहला स्टेप तो बेसिकली ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में हमने ये किया, वी मर्ज्ड अप वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की मिनिस्ट्री, अलोंग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की मिनिस्ट्री, हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई। दिस वाज बेसिकली टू गिव इम्पेटस टू मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद स्पेशल फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट।
ओके, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जल शक्ति अभियान चलाया गया। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान के माध्यम से हमने एसिड क्रिएशन किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हम कैच द रेन कैंपेन चलाया जिसके लिए, तो ये सारी चीज़ें हम कर पाए ताकि ग्राउंड वाटर भी तो दोबारा रिजुविनेट हो। अवेयरनेस कैंपेन भी जल शक्ति अभियान द्वारा चला। तो यू राइट अबाउट जल शक्ति मिनिस्ट्री, यू राइट अबाउट जल शक्ति अभियान। सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिलता है? सेकेंड पॉइंट अटल भूजल योजना। भूजल से तो आपको पता ही चल रहा है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अटल भूजल योजना क्या करता है? ये बेसिकली बिहेवियरल चेंज लाना चाहता है इंसेंटिवाइजेशन के माध्यम से। यू डू नॉट एक्सट्रैक्ट अननेसेसरीली, ओके, अननेसेसरी पंप्स चला के मत छोड़ दीजिए ना, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और साथ में तीसरा पॉइंट आपको क्या मिलता है? नेशनल प्रोजेक्ट फॉर एक्विफर मैनेजमेंट, नैक्विम। ओके, तो ये बेसिकली क्या करने की कोशिश करता है? ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ही एज पे है। It envisages the mapping of subsurface. So basically mapping होगी subsurface water bearing geological formations, जिन्हें हम aquifers कहते हैं। aquifers की mapping होगी इसमें, to help gather authentic data and enable informed decision making. Around 24 lakh square kilometers of the country has been mapped from the available mappable area of nearly 25 lakh square kilometer. तो हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से भी सर्वे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें करके एक्विफर मैपिंग एक्यूरेटली हो चुकी है। ओके, तो ये चीज़ आप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप, यहाँ पे हमें बस पॉइंट्स देखने हैं, यहाँ क्या लिखा है कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा। पहला पॉइंट जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड जल शक्ति अभियान, दूसरा पॉइंट अटल भूजल योजना, तीसरा पॉइंट नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्विफर मैनेजमेंट, जिसमें मैपिंग हुई है एक्विफर्स की। ओके, जब देखिए डेटा होगा तब तो उस पर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट एक सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, इनग्रेस। ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है। अगेन इसमें भी वही चीज़, डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट होंगी एनुअली। ओके, इसके माध्यम से, ताकि और टाइम टू टाइम पे रिवाइज भी करते रहेंगे, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि हम इंसेंटिव, ताकि इंटरवेंशन कर सकें जिस भी समय पे हमें कुछ दिक्कत लगे तो आप चौथा पॉइंट लिखेंगे इनग्रेस का। और फिर हम ये आप देखिए इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट असेसमेंट ने क्या बताया है कि 3% रिडक्शन हुआ है इन द नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स, और 4% इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ सेफ कैटेगरी यूनिट्स एज कंपेयर टू 2017. So there was an improvement in groundwater conditions in 909 units. The assessment also showed. So you must be restricting yourself to the point के 3% basically reduction हुआ है number of over exploited groundwater units में, और 4% increase हुआ है number of safe category units में as compared to 2017 period, nothing more than that. Okay, तो यहाँ से ज़्यादा आपके लिए at least introduction के perspective से कुछ important नहीं है. As one of the fastest growing economies, India will need adequate groundwater resources to manage anthropogenic pressures. It is important to ensure source sustainability to provide safe drinking water. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हमें बेसिकली ग्राउंड वाटर को बचाना क्यों है? हमें ग्राउंड वाटर को बचाना है क्योंकि हमें जल जीवन मिशन को भी तो पूरा करना है। तो इस तरह से अगर आप कंक्लूड करेंगे ना, तो एक बहुत, क्योंकि आपने बेसिकली कहाँ से शुरू किया? आपने डेटा से शुरू किया। आपने बताया कि ग्राउंड वाटर के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ग्राउंड वाटर के स्टेप्स लेने क्यों हैं? क्योंकि आपने वहाँ पे उसको लूप को पूरा कर दिया, सर्कल एंड हो गया पूरा। यहाँ पे हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने जल जीवन मिशन के तहत ये बोला हुआ है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमने हर एक रूरल हाउस होल्ड को पहुँचानी है। जल जीवन मिशन अर्बन भी शुरू हो गया वैसे तो बाय 2024. तो दिस इज एग्जैक्टली वाई वी नीड ग्राउंड वाटर. तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एंड में देखेंगे, वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे. ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज इमर्ज बिफोर पैसेज ऑफ हेल्थ बिल इन राजस्थान. तो देखिए राजस्थान में जो एक्टिविस्ट हैं, जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, जब वो पावर में आए थे 2018 स्टेट असेंबली इलेक्शंस के समय पे, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था दो चीज़ें. एक तो हम राइट टू हेल्थ बिल लेके आएंगे, एक्ट लेके आएंगे, और हम एक अकाउंटेबिलिटी बिल भी लेके आएंगे, अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लेके आएंगे. तो अभी तक तो देखिए, अब तो दोबारा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वो पूरा हुआ नहीं है. तो एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं, जैसे लाइवलीहुड्स लाइवलीहुड मिशन एक्टिविस्ट हैं. तो इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने जवाबदेही यात्रा चलाई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. आपके जो एथिक्स का एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी, आप उसमें लिखिए कि व्हेन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी, आफ्टर ऑल यू शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल, शुडंट यू बी. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. और अब एक बचा राइट टू हेल्थ. राइट टू हेल्थ बेसिकली, तो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि जो राइट टू हेल्थ है उसे एक स्टैट्यूटरी राइट बनाना.
ऑलराइट। तो उसके लिए लोग असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं that you should be coming up, you promised us that in your manifesto we voted for you because of this reason and all of that। लेकिन अब देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब एक बिल आता है तो एक बिल का फिर उनका भी तो प्रोटेस्ट होता है ना, बिल के खिलाफ भी तो प्रोटेस्ट होता है। तो ये जो बिल आया हुआ है उसका ड्राफ्ट रेडी है, एक्चुअल में 1 साल पहले से ही रेडी है ऑलमोस्ट। तो उस पर लेकिन थोड़ी प्रोटेस्ट चल रही है। तो क्या बेसिकली राइट टू हेल्थ बिल जो है उस पर प्रोटेस्ट है, तो उसमें एक क्लॉज है, एक प्रोविजन है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट बेसिकली देनी पड़ेगी अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन है तो। ओके। तो लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए यार, हमने इतना पैसा लगा के, पहले बात तो हम डॉक्टर बने, उसके बाद इतना पैसा लगा के इसकी मेंटेनेंस हो रही है पूरे हॉस्पिटल की, हाउ इज इट पॉसिबल, यू शुड बी पेइंग अस ओके फॉर दिस रीजन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ऑपोजिशन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।